हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन कवर करे थे बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग। आज हम उसका सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following document is compulsory required to be prepared by the company? इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को कंपल्सरी होता है कि बनाना ही बनाना है? फर्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, all of the above. So the answer is A, cash flow statement. Cash flow statement, it's a compulsory document which is prepared by the companies. Next question है, a company has issued shares of rupees 10 each at a premium of 2 each. The whole amount has been called up, but the share have been forfeited for non-payment of 4. The share capital will be debited with rupees 12, 8, 6 और 10। देखिए, ये रूल कहता है हमारे पास कि जब भी शेयर फोरफिटेड करने हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिटेड होगा किस अमाउंट के साथ? विथ कॉल्ड अप कैपिटल। तो जितना भी कंपनी ने कॉल्ड अप करा होगा उसके साथ शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो यहां पे उसने बोला था the whole amount has been called up। तो यहाँ पे पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो कॉल्ड अप हो गई है। तो जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे 10 रुपीज से डेबिट होगा। 2 रुपीज जो प्रीमियम के हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की बात करी गई थी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे पूरा 10 रुपी के साथ डेबिट होगा। तो आंसर हमारे पास आने वाला है डी, 10 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट, अर्निंग ब्लैक मनी, सेकंड री-इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, थर्ड अनक्लेम्ड डिविडेंड, ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू रिजर्व। तो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इसका मतलब रहता है आपके पास बी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। जब अर्निंग को दोबारा री इन्वेस्ट करा जाता है कंपनी में तो उसको बोलते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है, राइट इशू बाय अ कंपनी मीन्स। राइट इशू का क्या मतलब रहता है? न्यू शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक, new shares are issued at discount, new shares are issued at free of cost, new shares are issued to the existing shareholder। तो यहाँ राइट शेयर का मतलब रहता है कि जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ राइट देती है तो उसको बोलते हैं राइट शेयर। तो आंसर यहाँ पे आपके पास आने वाला है डी, new shares are issued to the existing shareholders। Next है, on a share of rupees 10 each, rupees 8 have been called up. On forfeiture of share capital account will be debited by। हम ये ऑलरेडी सम कर चुके हैं जिसमें प्रीमियम की बात करी गई थी। यहाँ पे देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 रुपी का शेयर था और 8 रुपीज उस पे कॉल्ड अप थे। तो रूल कहता है जब भी फोरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो कॉल्ड अप मनी के साथ डेबिट होता है। तो यहाँ कॉल्ड अप 8 रुपीज है, तो आंसर भी आपका क्या आने वाला है? बी,
8. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इज कॉल्ड हाईली गियर्ड वन. फर्स्ट है, इट रेसेस फाइनेंस ओनली बाय कैपिटल. सेकेंड ऑप्शन है, मोर डिबेंचर्स आर इशूड देन इक्विटी शेयर. मोर डिबेंचर आर इशूड देन प्रेफरेंस शेयर. नन ऑफ द अबव. अब यहाँ पे देखिए आपके पास गियरिंग पूछा गया है. गियरिंग 2 काइंड की होती है, हाई गियर एंड लो गियर. हमारे पास गियरिंग क्या होती है, 2 काइंड की होती है, हाई गियर और लो गियर. आपके पास एक रेशियो रहती है इक्विटी अपॉन डिबेंचर. तो आपका कंपनी का गियर हाई है या लो है, इसको लर्न करने का एक बहुत ही क्विक जो वे आउट है, आप डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे. डिनोमिनेटर अगर हाई है तो आपकी रेशियो हाई गियर हो जाएगी. डिनोमिनेटर अगर कम है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर तो वो लो गियर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रेशियो है 2/3. यहाँ पे 2 पार्ट है इक्विटी का 2 करोड़ और 3 करोड़ पार्ट है डिबेंचर का. यहाँ पे 3 जो है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 2. You mean to say denominator is greater than numerator, so आप इस कंपनी को बोलेंगे हाई गियर. ऑन द ऑपोजिट साइड अगर यही वाली रेशियो आपके पास क्या हो जाती, 3/2 हो जाती, तो 3/2. 3 का मतलब क्या रहना था यहाँ पे, इक्विटी, और 2 का मतलब क्या रहना था, डिबेंचर. तो इन दिस केस न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो ये कौन सा केस हो जाता, लो गियर का. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. अब हमारे पास क्वेश्चन था कंपनी इज कॉल्ड हाई गियर. हाई गियर कब होगी, जब डिबेंचर ज्यादा होंगे. तो आंसर है हमारे पास बी, more debenture are issued than equity shares. A company is called not trading on equity when only equity shares are issued, only debenture are issued, both of them are issued, none of above is issued. एक कंपनी कब नहीं कहलाती, नोट वाले जब भी आपके पास सम्स आते हैं तो पहले आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए करिए, नॉट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. कब वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कहलाती है. ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है using of debenture instead of equity to minimize the cost of capital. जब भी कोई कंपनी डिबेंचर को ज्यादा यूज करती है इंस्टेड ऑफ इक्विटी तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. ऑप्शन दे रखी थी, जब ओनली इक्विटी शेयर्स आर इशूड, ओनली डिबेंचर आर इशूड, बोथ ऑफ देम आर इशूड, नन ऑफ द अबव. तो उसने नोट पूछा था तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है ए, ओनली इक्विटी शेयर्स आर इशूड. When debenture are redeemed, the balance left in debenture redemption fund account is transferred to. जब भी आप डिबेंचर को रिडीम करते हो, जो लास्ट में डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में बैलेंस बच जाता है, तो वो लास्ट वाला बैलेंस किस में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट। इसका आंसर रहने वाला है डी, जनरल रिजर्व अकाउंट। If net asset of rupees 1,20,000 has been purchased in consideration for fully paid equity shares of rupees 1 lakh, the difference will be credited to। अगर कोई कंपनी अपनी 1,20,000 की एसेट देकर और उसकी इक्विटी कंसिडरेशन कितना पे हो रहा है 1 लाख, मतलब 1,20,000 तो उसकी एसेट्स हैं, बट क्रेडिट में कितना है आपके पास 1 लाख। तो आपको पता ही होगा कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू क्रेडिट। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस रह जाएगा 20,000 का, वो बोल रहे हैं किस अमाउंट से क्या होगा, कौन सा आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, इस 20,000 के लिए ऑप्शन दे रखी है गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट। तो आंसर आपके पास यहां रहने वाला है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये क्वेश्चन में यहां तो नहीं दे रखा, हम आपको एक और बात यहां क्लियर कर देते हैं। जब हम एंट्रीज करते हैं, अगर ये एंट्री उलट होती, अगर आपके पास यहाँ पे एसेट्स आ रहे होते 1 लाख के और इक्विटी शेयर्स दिए जाते आपको 1,20,000 के, तो जो यहाँ पे डिफरेंस 20,000 का डेबिट साइड पे बच जाता, तो वो किस अमाउंट से डेबिट होता, ये होता आपके पास गुडविल अकाउंट से। क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है, तो हमने उसके साथ का क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑन अ शेयर ऑफ ₹100 called up capital ₹90 where company received only 80, the capital account should be credited with। वो बोल रहा है कि आपने कॉल्ड अप तो 90 रुपीस करे हैं, लेकिन लोगों ने आपको 80 रुपीस दिए हैं, तो कैपिटल अकाउंट किसके साथ क्रेडिट होगा। देखिए, जितना हमने कॉल्ड अप कर लिया, कंपनी ने जितना भी कॉल्ड अप कर लिया है, उसके साथ ही आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होने लग जाता है, क्रेडिट होने लग जाता है। तो यहाँ 90 रुपीस कॉल्ड अप हुए हैं, तो आंसर भी आपका 90 आएगा। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट लिमिटेड forfeited 20 shares to ₹10 each, on which ₹6 were called up and ₹4 per share were paid। 20 शेयर्स थे 10 ईच के, 20 शेयर्स थे और 10 ईच के, तो ये हो गए आपके पास 200, जिसपे कंपनी ने 20 into 6 कॉल्ड अप करे थे 120 रुपीस, बट पेड अप आपके कितने थे 20 into 4 80 रुपीस। ठीक है, ये आपके पास टोटल थी अमाउंट, और ये कॉल्ड अप है, ये पेड अप है। What is the minimum price of reissue of these shares as fully paid up? तो जब इनका मिनिमम प्राइस क्या होगा एट द टाइमिंग ऑफ रीइश्यू। देखिए, हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस करा है कि कॉल्ड अप के साथ कंपनी लिंक्ड होती है कि उसने पब्लिक से कितना कॉल्ड कर लिया है। तो अगेन यहाँ पे भी मिनिमम प्राइस ऑफ रीइश्यू जो रहने वाला है वो कॉल्ड अप रहने वाला है, दैट इज 120। तो यहाँ पे ऑप्शन निकल कर आने वाली है बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी बिकॉज। बोनस शेयर क्यों इश्यू करे जाते हैं कंपनी की तरफ से। पहला ऑप्शन दे रखा है, सरप्लस कैश इज अवेलेबल, देयर आर हैवी एक्यूमुलेटेड रिजर्व, there is heavy competition from similar companies, there is high gross profit ratio। तो बोनस शेयर, बोनस नाम से ही क्लियर होता है कि बोनस कब देते हैं, जब हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी एक्यूमुलेटेड क्या हो जाते हैं,
रिजर्व हो जाते हैं कंपनी के पास इकट्ठे, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए बोनस शेयर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when shares are forfeited, called up amount on shares debited to। जब शेयर फोरफिटेड करे जाते हैं तो जो कॉल्ड अप अमाउंट होती है शेयर की, उसको डेबिट किसके साथ किया जाता है? फोरफिटेड अकाउंट के साथ, कैपिटल रिजर्व के साथ, जनरल रिजर्व अकाउंट के साथ, के कैपिटल अकाउंट के साथ। तो आंसर यहां रहने वाला है डी, कैपिटल अकाउंट। यहां अकेला कैपिटल अकाउंट दे रखा है बट शेयर कैपिटल अकाउंट रहता है। नेक्स्ट है, which of the following statement is not correct। अगेन यहाँ नोट वाला आ रहा है क्वेश्चन, तो पहले आपके माइंड में वहां क्वेश्चन पेपर जब भी आपने अटेंड करना है नोट को अंडरलाइन जरूर कर लेना है। तो कौन सी करेक्ट नहीं है? बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड इन लियो ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड इवन इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर partly paid up, bonus shares can be issued even if there is a default in the payment of any term loan outstanding to any public financial institution। तो कभी भी बोनस शेयर इन लियो ऑफ डिविडेंड के लिए नहीं दिए जाते कि डिविडेंड आपने देना है और आप बोनस शेयर दे दीजिए। तो नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो आपके पास ऑप्शन आएगी बी। नेक्स्ट है आपके पास मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। ये आपके पास ए कॉलम दे रखा है और एक ये लिस्ट बी दे रखी है। रैपिंग मटेरियल, वेजेस एंड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक। बी में दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये नीचे कुछ आपको कोर्स दे रखे हैं कि जो ए कॉलम है वो लिस्ट बी के साथ 1 2 3 कहां पे मैच होता है। तो जब भी ऐसे सम्स आते हैं तो जो भी आपको डेड श्योर होता है पहले तो आप उनको फाइंड आउट कर लीजिए कीजिए कि हमें ये तो पता ही है कि ये इसमें आएगा, तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी मैचिंग करनी शुरू कर देते हैं। लाइक फर्स्ट है रैपिंग मटेरियल। रैपिंग मटेरियल किस में आएगा? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा? तो जो ए है वो आपके पास आने वाला है 2 में। बी वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये आपके पास, तो ये आपके पास आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सी आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एक एसेट रहती है तो ये बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट एलिमेंट ही क्या होता है आपके पास? ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं? ऑप्शन आ गई हैं। फटाफट हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। ए का 2 के साथ मैच होता हो, बी का 1 के साथ मैच होता हो और सी का आपके पास 3 के साथ मैच होता हो और डी का आपके पास जो है वो 1 के साथ मैच होता हो। तो यहां पे देखिए क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रही है? ए इज सेकेंड, बी इज 1 और यहाँ पे 1 2 टाइम आ रखा है ना। सी जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट और डी आपका ये रहा 1। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर निकल के आया हमारे पास बी। ठीक है, 2 1 3 1। तो ये आपको ऐसे मैच करना भी आ सकता है। ये आज का हमारा वीडियो था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज में आप हमारे साथ बने रहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपका हम ये पूरी सीरीज जो है वो आप इसको देख सकें और अपने पेपर को, नेट का है, कोई भी कॉम्पिटिटिव AAO का है आपके पास, PGT कॉमर्स का है, किसी भी तरह का कॉमर्स रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है वो MCQ अगर बेस्ड है तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।